Welcome learners to Gate Notebook channel, and today we will discuss the 10 problems student faces while preparing for GATE exam. Yes, तो अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली 10 प्रॉब्लम आपने जरूर फेस की होगी। और जब भी ये प्रॉब्लम आप फेस करते होंगे आपके माइंड में एक डिमोटिवेशन का लेवल आ जाता होगा कि अब मेरे से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा अपने प्रिपरेशन में। ये गेट एग्जाम एक काफी लंबा वक्त तय करता है। जब गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है तो एक साल के बाद ही एग्जाम आता है, हर साल मतलब कि एक ही बार आता है। तो अगर कोई भी बच्चा प्रिपरेशन करने की सोचता है कि हाँ मैं टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, फरवरी मंथ में एग्जाम हो जाता है, फिर उसके बाद पता चली जाता है कि आपका क्या लेवल रहा होगा, फिर एक तरीके से माइंड में सॉर्टेड हो जाती है माइंड कि हाँ मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या मुझे अगला अटेम्प्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो फरवरी मंथ से कुछ बच्चे बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं अपने प्रिपरेशन को, बहुत ही सीरियस होते हैं कि हाँ मुझे अपनी प्रिपरेशन इस बार तो अच्छी करनी है ताकि नेक्स्ट फरवरी में फिर ये एग्जाम होगा तो हमारा सही परफॉर्मेंस रहे। तो ये सारी चीजें मैं सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगी वन बाय वन। तो पहला जो प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट फेस करता है यहाँ पर जब प्रिपेयर करता है गेट एग्जाम के लिए, दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम इज कंसिस्टेंसी। वो पूरे कॉन्फिडेंस से स्टार्ट करता है अपने प्रिपरेशन को, बोलता है कि नहीं इस बार तो हमें अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। 1 2 दिन 3 दिन काफी जोश रहता है, एक एक दिन में बहुत सारी आर्ट्स वो पढ़ता है, चीजें समझ भी आती है, बट कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाता है ऑन द 4th या 5th डे। अब ये 4th और 5th डे में ऐसा क्या होता होगा कि वो स्टूडेंट स्टक हो जाता है अपने प्रिपरेशन में और वो आगे बढ़ नहीं पाता। तो जब फर्स्ट डे होता है, स्टार्टिंग होता है प्रिपरेशन का, तो प्रिपरेशन के स्टार्टिंग डे में एक बच्चा क्या करता होगा, वो अपने सिलेबस को नोट डाउन करता होगा। वो सिलेबस को नोट डाउन करने के बाद किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ता होगा, लेट सपोज इट इज कंप्यूटर नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम और एनीथिंग, ठीक है। फिर उस सब्जेक्ट को पकड़ने के बाद वो उसको स्टार्ट करता होगा पढ़ना। फिर धीरे धीरे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क के क्या नेटवर्किंग एलिमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है कितने टाइप्स का होता है, कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं, लैन मैन वैन, ठीक है, सारे नेटवर्क डिवाइस सब कुछ आपने पढ़ लिया। पर जहां बात आती है कि कोई डाउट आ गया, ये 2nd 3rd डे तो काफी बेसिक से आपका काम होता रहता है जो आपको समझ में आ गया होता होगा, ठीक है। बट 4th और 5th डे जब पहुंचते हो आप, तो आप उस प्रिपरेशन के लेवल तक पहुंचने लगते हो जहां पे एक्चुअल गेट एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को रिक्वायर करता है, जो किसी भी डाउट्स को रिक्वायर नहीं करता, और आपको आने लगते हैं डाउट्स। अब जब डाउट्स आने लगते हैं तो स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं डाउट्स को कहां से क्लियर करूं, मेरे पास तो डाउट को क्लियर करने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? कॉलेज के फैकल्टीज है, पूछिए उनसे जाकर के कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, बट क्या वो हेल्प कर सकते हैं आपकी? क्या वो आपकी हेल्प कर पाएंगे? डेफिनेटली कर पाएंगे बिकॉज दे आर फैकल्टीज। बट क्या वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं? क्या वो आपको वो टाइम निकाल करके आपकी हेल्प करेंगे? इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू कि, और आपके फैकल्टी पे डिपेंड करता है कि वो कर पाएंगे कि नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन में सीनियर आना चाहिए, ये बात भी है, सीनियर्स जरूरी नहीं कि उनको सारी चीजें आती ही हो, बट कहीं ना कहीं माइंड बहुत लैक हो जाता है कि 4th 5th डे में फिर भी हम बोलते हैं कि नहीं नहीं प्रिपरेशन करना तो है, डाउट्स पे कहीं ना कहीं से तो क्लियर करने पड़ेंगे। फैकल्टी नहीं बता रहा, सीनियर नहीं बता रहे कि अरे छोड़ना, इतना क्यों सीरियस ले रहा है गेट एग्जाम को। फैकल्टी बोल रहे कि नहीं नहीं भाई हम तो इंजीनियरिंग का सिलेबस पढ़ाते हैं, ये तो गेट एग्जाम का सिलेबस है, उसके लिए तो तुम कोई कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करो। यही पॉइंट आ जाता है ना। तो ये कंसिस्टेंसी वहीं पे ब्रेक हो जाती है, क्योंकि आप लोग सोचने लगते हो कि यार फैकल्टी नहीं बता रहा, सीनियर नहीं बता रही, तो फिर कहां जाएं, कहां से अपना डाउट क्लियर करें? क्योंकि एक पॉइंट पे आकर के रुकना पड़ता है स्टूडेंट को, और उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट। वो जो पॉइंट होता है प्रिपरेशन का जहां पे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहे होते हैं बट रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? बिकॉज हमारे डाउट को क्लियर करने वाला कोई होता नहीं है। तो पहले जो प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी, उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक बेटर, या फिर हम कह सकते हैं एक बेटर मेंटोर की जरूरत है जो आपके प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सके। आप देख सकते हैं कि अगर कोई आपका कॉलेज सीनियर कोई है आपका जो गेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आप उसके साथ ग्रुपिंग कीजिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये भी आपको पता होना चाहिए कि उस सीनियर को आता भी है कि नहीं, क्या वो आपकी हेल्प करना चाहता है, या फिर आपको कंपटीशन में हराने के लिए आपको गलत गलत कंसेप्ट बता रहा है।
ठीक है। या फिर आप जिस भी फैकल्टी को फॉलो कर रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हो, अगर आप अनअकैडमी को फॉलो कर रहे हैं, आप अनअकैडमी में जाकर के किसी मेंटोर को पकड़ो, ठीक है, सब्सक्रिप्शन लो, मेंटोर को पकड़ो, बोलो कि मेरा ये डाउट आ रहा है, मैं जब सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में काफी हेल्प करेंगी। फिर आपके प्रिपरेशन में कोई ब्रेक पॉइंट नहीं होगा। पहली बात तो ये है। जो दूसरा प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करता है कंसिस्टेंसी के बाद, वो होता है कॉन्फिडेंस, कि यार कंसिस्टेंसी तो आ गई, हमारे पास सॉर्टेड है हमारा माइंड कि अगर मुझे कोई डाउट होगा हम इस मेंटोर को पकड़ेंगे और उसको बोलेंगे कि प्लीज मेरा डाउट क्लियर करो, और डाउट क्लियर हो भी रहे हैं, डाउट क्लियर हो रहे हैं। बट बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप वो कंसिस्टेंसी खुद की साइड से नहीं दे पाते हो। पहले जो कंसिस्टेंसी हो रही थी वो आपके डाउट की वजह से ब्रेक हो रही थी, अब जो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है वो आपकी लेजीनेस से हो रही है। वो आपके लेजीनेस से ये ब्रेक पॉइंट आपके प्रिपरेशन में आता है, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लो कर देगा। ऐसा हुआ कि आपने कोई चलो कोचिंग ज्वाइन कर ली, लेट सपोज यू हैव ज्वाइन अनअकैडमी प्लस, यू आर टेकिंग माय क्लासेस, व्हाटएवर डाउट्स कमिंग इन योर माइंड आप बताते हो आकर के मुझे, और आपके डाउट सॉल्व भी हो जाते हैं। बट आपने थर्ड फोर्थ लाइव क्लास यानी कि 5 लाइव क्लास मेरे देखे, और 6th लाइव क्लास में हो सकता है कि आपके फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे होंगे, हो सकता है कुछ भी इश्यू चल रहा होगा, एंड या फिर आप थोड़ा सा लेजीनेस आपके अंदर आ गया, तो क्या होगा कि वो एक ब्रेक पॉइंट हो जाता है आपके प्रिपरेशन में। बट वो ब्रेक पॉइंट असल में तब होता है कि जब यहाँ पर लेजीनेस होता है, तो उसको तो आप कंट्रोल कर सकते हो, पर कोई फैमिली इशू आती है, फिर कोई भी इशू आता है, पर्सनल इशू, उसको रिजोल्व कैसे करना है। उसको रिजोल्व करने के लिए क्या करना है कि ठीक है आपकी लाइव क्लास मिस होगी, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख करके पूरी कोशिश करोगे कि रिकॉर्डेड वीडियो आप खत्म कर लो, और फिर नेक्स्ट डे आप लाइव क्लास ज्वाइन करो। तो आपके प्रिपरेशन में ब्रेक पॉइंट कभी भी नहीं होगा। तो जो प्रिपरेशन में ब्रेक पॉइंट होती है, एक तो कंसिस्टेंसी की वजह से होती है, कंसिस्टेंट नहीं होता है इंसान, या तो उसको डाउट्स आ रहे होते हैं, या फिर उसकी कुछ फैमिली इश्यूज होती हैं जिसको वो रिजॉल्व नहीं कर पाता है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास एक ही रोड है चलने के लिए। हो सकता है कि उस रोड में पत्थरें आए, ठीक है, कांच हो, तो इसकी वजह से आपके पैर में चोट पड़ जाए और इसलिए आप चल नहीं पा रहे हो। पर आपको याद रखना है कि उस रोड के रास्ते को पूरा करने के लिए, घर तक पहुंचने के लिए आपको चलना पड़ेगा, चाहे कितने भी पत्थर आए, ईंटें आए, या फिर कांच हो, कितने भी पैर में चुभे, आपको उसे रिजॉल्व करना है, उसका सोल्यूशन देखना है, प्रॉब्लम पे फोकस ना करके उसके सोल्यूशन पे फोकस करना है कि आपके पैर में जो चोटें लगी हैं, या फिर जो फैमिली की इश्यूज हैं, या फिर जो भी पर्सनल इश्यूज हैं, उसको कैसे कवर करना है। तभी आप यहाँ पर आगे इस रोड को चल करके पूरा अपने घर तक पहुंच पाओगे, यानी कि गेट एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो वो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है। जो थर्ड प्रॉब्लम है, तभी कॉन्फिडेंस आ पाएगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज सॉल्व, दैट इज कंसिस्टेंसी, सेकंड प्रॉब्लम इज लो कॉन्फिडेंस, एंड थर्ड प्रॉब्लम इज व्हाट? थर्ड प्रॉब्लम है आपका एग्जाम फियर। अब ये जो एग्जाम फियर होता है वो क्या होता है? एग्जाम फियर डेफिनेटली एक ऐसी बीमारी है जो उन स्टूडेंट्स को होती है जो एग्जाम को देने से पहले बहुत ही डरते हैं कि उनका एग्जाम अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। अगर एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा तो हम आगे अपनी लाइफ में क्या करेंगे। हम एक भी बीटेक हैं, बीई हैं, हमने बीटेक बीई कर लिया है, कितने लाख पैसे तो माँ बाप के खर्च कर लिए, और अब जब हमारा टाइम आया है कुछ कमाने का, अपने माँ बाप को हेल्प करने का, तो अब क्या मैं इस एग्जाम के थ्रू इस चीज को अचीव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? वो एग्जाम फियर क्यों आता है? क्योंकि आपके प्रिपरेशन में कमी होती है। जब कोई चीज में गलती होती है तभी कोई डरता है। चोर जब चोरी करता है तभी डरता है। वैसे एग्जाम का फियर तभी होता है जब प्रिपरेशन अच्छी नहीं की होती है आपने। तो आप चोरी ही मत करो ना। आप चोरी क्यों कर रहे हो अपने टाइम की? जो टाइम आपको गेट एग्जाम में देना चाहिए वो टाइम आप चोरी करके व्हाट्सएप चलाने में क्यों दे रहे हो, फेसबुक चलाने में क्यों दे रहे हो, फ्रेंड्स से बात करने में क्यों दे रहे हो, फ्रेंड्स के साथ घूमने में क्यों दे रहे हो, टीवी देखने में क्यों दे रहे हो? क्यों टाइम की चोरी आपने की? इसीलिए आपको एग्जाम फियर होता है। मैं ये नहीं बोलती कि 24 घंटे 24/7 आवर आपको सिर्फ पढ़ना है।
नहीं। एक दिन में 8 घंटे दे रहे हो, इसका मतलब आप कोई टाइम की चोरी नहीं कर रहे हो गेट एग्जाम से। ये सिर्फ गेट एग्जाम के लिए अलाउड कर दो। 8 आवर एक फुल टाइम जॉब है आपका, जिसमें कि आपको गेट एग्जाम की सिर्फ तैयारी करनी है। और ये जो फ्री का फुल टाइम आप जॉब कर लेते हो, फ्री फुल टाइम जॉब टिल 1 ईयर, अगर ये गेट एग्जाम के लिए आप कर लेते हो तो आपका पैकेज किसी लेवल में नहीं होने वाला, इतने हायर लेवल में होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप इसको मान कर चलिए ना कि आप जॉब कर रहे हो या डूइंग जस्ट लाइक इंटर्नशिप करते हो ना जबरदस्ती, और वो तो तब करते हो जब कॉलेज बोलता है कि सर्टिफिकेट दो। अरे यहाँ पे तो आप अपने करियर को बनाने के लिए ये फुल टाइम का जॉब करोगे फ्री में अपने लिए, ताकि आगे आने वाले सालों में उसका डबल ट्रिपल 4th टाइम 5th टाइम पैकेज आपके हाथ में हो और आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाए। ये फ्री का फुल टाइम जॉब जो है वो 1 साल करो, फियर होगा ही नहीं। एक एम्प्लॉय कब डरता है? जब उसने बॉस की बात पूरी नहीं की होती है। तो इन दिस केस यू आर द एम्प्लॉय, यू आर द बॉस ऑल्सो। आपने पहले दिन बोला कि हाँ भाई 8 घंटे हम एक दिन पढ़ेंगे, बट जब आप उस चीज के एम्प्लॉय बने, 8 घंटे पूरे पढ़ने का टाइम आया तो आपने फुलफिल नहीं किया। तभी एग्जाम के कुछ दिन पहले आपके अंदर डर है, वो डर भाग जाएगा, वो डर भाग जाएगा। अगर आप ये चीज करते हो फॉलो, तो वो एग्जाम फियर नहीं होने वाला है। 4th, सेल्फ स्टडी इज राइट और रॉन्ग। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड कि मैम सेल्फ स्टडी में कर रहा हूं और क्या ये सही है गलत है? मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना चाहता हूं मैम, मुझे सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है, क्या ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। सेल्फ स्टडी तो वो भी करता है जो कोचिंग जाता है, जो कोचिंग जाता है वो भी सेल्फ स्टडी करता है, जो कोचिंग नहीं जाता वो भी सेल्फ स्टडी करता है। पर दोनों में डिफरेंस पता है क्या है? कोचिंग जब कोई जाता है तो सेल्फ स्टडी करने के साथ साथ जो उसके डाउट्स होते हैं वो क्लियर करने के लिए उसके पास लोग होते हैं और वो क्लियर होता भी है। मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट मुझसे कोचिंग देता है और वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसको कोई डाउट आता है, तो आई विल बी देयर ऑलवेज टू क्लियर देयर डाउट। बट अगर कोई स्टूडेंट कोचिंग नहीं करता है और फिर उसको सेल्फ स्टडी करते करते डाउट आता है, तो फिर उसको रिजॉल्व करने वाला होता ही नहीं है। तो सेल्फ स्टडी भी खत्म, कोचिंग नहीं है तो सेल्फ स्टडी भी खत्म हो रही है। बट यहाँ पर जब कोचिंग है तो सेल्फ स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए आप डेफिनेटली कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। बट वो चीज आपको ट्रैक करनी होगी कि सेल्फ स्टडी शायद आप कर पाए। कैसे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपको कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है? आप तभी ट्रैक कर सकते हो कि आपको कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है जब आप सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करोगे। आपने आज सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट की, अगर 10 दिन तक आपको कोई डाउट नहीं आ रहा है, 10 दिन भी सॉरी ज्यादा है टू ट्रैक योर प्रिपरेशन, आपको चौथे और 5वें दिन में ही डाउट्स आने लगेंगे। और अगर आप वो सर्च वर्च करके या बुक देख करके उन डाउट्स को रिजॉल्व कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो। बट अगर बुक्स वगैरह देखने के बाद भी, मल्टीपल रिसोर्सेज चेक करने के बाद भी वो सिंगल कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब यू नीड अ मेंटोर। और उस केस में आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज 1 ईयर का टाइम होता है गेट एग्जाम। जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आप अपना एक कीमती साल स्पेंड करते हो, 1 ईयर का टाइम आप इन्वेस्ट करते हो। और टाइम इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। वो अलग बात है कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो आपका टाइम तो वैसे भी इन्वेस्ट हो रहा है, अगर थोड़ा सा मनी आप इन्वेस्ट कर दोगे तो कहीं ना कहीं वो 1 साल आपका फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि वहां पे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमेशा कोई ना कोई अवेलेबल रहेगा। तो एक तरीके से जब कोचिंग आप नहीं ज्वाइन करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को अनअवेलेबल कर रहे हो फॉर द डाउट्स यू आर फेसिंग। क्या आप उन डाउट्स को इग्नोर करके अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पे रख सकते हो? नहीं। जब आपको वो डेटा लिंक लेयर ही समझ में नहीं आएगा तो आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे कैसे स्विच करोगे? सो दैट टाइम यू नीड अ मेंटोर। बट अगर आपकी डाउट्स क्लियर हो पा रहे हैं एज इट इज, जैसे ये होने चाहिए, तो फिर आपको कोई भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इस चीज को ट्रैक करना, जरूर ट्रैक करना कि आप सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो।
ये फोर्थ इंपॉर्टेंट बात है जो हर एक स्टूडेंट का डाउट रहता ही रहता है। फिफ्थ, मैम हमारा पूरा सिलेबस मैंने कवर कर लिया था, मैंने पूरा प्रिपरेशन अच्छे से किया था, उसके बाद भी मेरा गेट एग्जाम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इतनी अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन किया था, फिर भी गेट एग्जाम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? गेट एग्जाम क्यों नहीं हुआ? अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की थी, पूरी प्रिपरेशन की थी, तो फिर तो आप ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लायक हैं, फिर तो आपको ऑल इंडिया रैंक 1 आना चाहिए था। बट यहाँ पे तो इवन आपने क्वालिफाई भी नहीं किया है। इसका मतलब जो पिछले साल में आपने सेल्फ स्टडी की थी, अगर ये किसी के साथ हो चुका है और वो सेल्फ स्टडी कर रहा था या फिर उसने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी और स्टिल उनके साथ ऐसा हुआ है, तो फिर क्या आप सही मेंटोर को फॉलो कर रहे थे? क्या अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो क्या आपके डाउट्स सारे क्लियर हो रहे थे? क्या आपने पूरा कंटेंट फॉलो किया था? नहीं किया था। भगवान इतने फ्री थोड़ी ना है कि वो आपको टारगेट करके रखेंगे, नहीं ये अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करेगा तो भी ये अच्छे से प्रिपरेशन करेगा तो भी इसका गेट एग्जाम क्रैक नहीं करवाएंगे। गॉड इक्वल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। जो मेहनत करता है उसको फल मिलता है। हो सकता है कि आपने मेहनत की होगी पर कहीं ना कहीं वो जो राइट डायरेक्शन में आपने नहीं किया होगा। द डायरेक्शन वॉज रॉन्ग। हो सकता है कि जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन किया होगा उसके कुछ ही कंसेप्ट्स आपने पढ़े होंगे, बीच में जाकर के पढ़े होंगे, पूरे नहीं पढ़े होंगे। हो सकता है कि आपने मेंटोर से अपने डाउट्स ही नहीं पूछा होगा, बस कोचिंग को ज्वाइन कर लिया होगा, बस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया होगा और कुछ उनकी बातों को फॉलो नहीं किया होगा। हो सकता है कि आपने जब सेल्फ स्टडी की होगी तो आपने बहुत ही कम कंटेंट को फॉलो किया होगा। हो सकता है कि आपने सिली मिस्टेक की होगी क्योंकि आपने चीजों को रिवाइज नहीं किया होगा। हो सकता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी और प्रैक्टिस के कारण जो चीजें आपको आती थी वो भी गलत हो गई। हो सकता है कि आप गलत डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो सकता है कि आप कुछ ऐसे टॉपिक्स को पढ़ रहे हो जो आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो मैं वैसे स्टूडेंट्स को ये नहीं कहूंगी कि आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे की थी और आपका गेट एग्जाम नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में कुछ गलत था। तो ये मानकर कभी मत चलना लाइफ में कि मैंने तो अच्छा किया था, मुझे उस हिसाब से फल नहीं मिला। आपने किया ही नहीं था तो फल कैसे मिलता? दैट इज द पॉइंट। प्लीज फोकस, ट्राई once more with full josh, with correct strategy, with correct educator, with correct platform and with correct guidance, and follow all the things from one educator. Follow one educator badly, you will crack it. Sixth जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स को? वो प्रॉब्लम ये होती है कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बोलते हैं कि मैडम प्रैक्टिस कहाँ से करें? बहुत हर एक सेशन में मुझे एक बच्चा ये सवाल पूछते हुए जरूर मिलता है कि मैडम प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस कहाँ से करें उससे पहले मैं उस बच्चे से ये जरूर पूछती हूँ कि क्या आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है? क्या आपने पूरा जितना भी गेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था उसको कंप्लीट कर लिया? बच्चा बोलता है नहीं मैं बोलती कि जब ये दोनों कर लोगे ना तब मुझसे पूछना कि प्रैक्टिस कहाँ से करना है। देन आई टेल यू अनअकैडमी में डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस में प्रोवाइड करती हूँ स्टूडेंट्स को अपार्ट फ्रॉम PYQ, तो वो भी प्रोवाइड होता है। PYQs के अलावा भी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक क्वेश्चन ये भी आया था स्टूडेंट का कि मैम PYQ के अलावा भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बट फर्स्ट प्रायोरिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देनी चाहिए। जितने भी गेट एग्जाम में 2000 से गेट 2021 तक पूछे गए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप कितनी बार प्रैक्टिस करोगे? 5 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे। 5 टाइम्स प्रैक्टिस आपको करना है। तो पहली बारी में क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, उनमें डाउट्स आएगा। अब डाउट्स को क्लियर करने के लिए अगर आप मुझसे डाउट्स को क्लियर करवाना चाहते हैं, आई एम अवेलेबल ऑन अनअकैडमी, आई विल डिस्कस योर ऑल द डाउट्स। बट अगर आप मुझसे नहीं चाहते हैं, लगता है कि नहीं अनअकैडमी को ज्वाइन नहीं करना है, तो किसी और मेंटर को पकड़ो, बट पकड़ो, किसी ना किसी एक मेंटर की जरूरत है आपको। सेकंड है कि सेकंड टाइम अगर आप पूरा वो क्वेश्चन PYQ सॉल्व करोगे गेट 2000 से गेट 2021 तक,
तो दूसरी बार में क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब एक ही चीज इंसान दूसरी बार करता है, यहाँ पे डाउट्स क्लियर होंगे पहली बारी में, दूसरी बारी में प्रैक्टिस होगा, तीसरी बारी में क्या होगा, सिली मिस्टेक जो आप कर रहे थे फर्स्ट टू अटेम्प्ट में वो खत्म हो जाएगा। फोर्थ टाइम में क्या होगा, फोर्थ टाइम में जो भी चीजें हैं वो रिवाइज हो जाएंगी। फोर्थ टाइम फिर से आप विजिट करोगे गेट 2000 से गेट 2021 के पीवाईक्यू, और फिफ्थ टाइम में फाइनल रिवीजन हो जाएगा, यानी कि पूरा कंठस्थ हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा सब कुछ। ये कर लेते हो ना, देन कम टू मी एंड आस्क फॉर additional practice questions that I am providing on Unacademy Plus under subscription. Seventh problem, मैम रिवीजन कैसे करना चाहिए? जैसे कि मैम मैंने पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क 2 महीने पहले, और अब मैं आज इस टाइम पे उसको भूल चुका हूं, क्या करें मैम? तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर नेटवर्क, फिर वो नया सब्जेक्ट लगेगा आपको। ये बिल्कुल गलत डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन है। इफ यू आर एट दिस सिचुएशन देन यू आर गोइंग रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, क्योंकि रिवीजन आपका डेली फ्रेंड होता है, डेली फ्रेंड, इवनिंग फ्रेंड, डेली फ्रेंड इवनिंग या डेली फ्रेंड मॉर्निंग। क्यों मैंने इसको डेली का फ्रेंड बोला है? क्योंकि डेली जो पढ़ना है उसको रिवाइज करना है, डेली जो पढ़ना है उसको रिवाइज करना है। या तो मॉर्निंग में रिवाइज कीजिए या तो इवनिंग में रिवाइज कीजिए। एक दिन में 8 घंटा पढ़ाई किया है तो फिर दूसरे दिन की सुबह में उसको रिवाइज करो। और अगर आप सुबह वाले लर्नर नहीं हो तो एक दिन में जो पढ़ा है आप उसको इवनिंग में रिवाइज करो, डेली पर रिवाइज करो। अब हो सकता है कि आज जो पढ़ा वो रिवाइज कर लिया, कल जो पढ़ा वो रिवाइज कर लिया, 10वें दिन जो पढ़ा वो 10वें दिन का रिवाइज किया, तो हो सकता है कि 10वें दिन आपको पहले दूसरे तीसरे दिन का भूल गए हो आप तब तक। तो आपको सब कुछ समेट के चलना है, ठीक है? दैट मीन्स कि कहने का मतलब ये है कि ये एक बकेट है आपके सामने और आप फियर फैक्टर में कर रहे हो। क्या फियर फैक्टर में आप टास्क कर रहे हो? उस बकेट में आपको सारे फ्लैग्स डालने हैं, तो सारे फ्लैग्स आप इस बकेट में डालोगे एक एक करके, और फिर लास्टली वो फ्लैग आप जमा करोगे टू द होस्ट कि हाँ मेरे इतने फ्लैग्स हुए हैं। ठीक उसी तरीके से ये भी फियर फैक्टर पार्ट होता है आपके गेट एग्जाम में, और वो तब फियर फैक्टर बनता है जब रिवीजन नहीं की होती है। तो आपको भी एक बकेट रखना होगा जिसमें कि पहले दिन जो पढ़ा उसको बकेट में रखना है, दूसरे दिन जो पढ़ा उसको बकेट में रखना है, और हर दिन उस बकेट के सारे पेजेस को रिवाइज करना है। मतलब 10वें दिन आप 10 दिन के सारे कंटेंट को रिवाइज करते रहोगे। यस, इट विल बी हेक्टिक, डेफिनेटली इट विल बी हेक्टिक, बट इट विल बी फॉर श्योर कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो श्योर के लिए पढ़ रहे हो, आप आगे चल करके उसको भूलोगे नहीं। तो बताइए ना, एक बात ही बताइए कि अगर आप 10 दिन तक पढ़ते हैं और हर दिन सिर्फ आप उसी दिन का रिवाइज करते हैं, तो फिर तो 10वें दिन तक पहुंचते पहुंचते शुरू के 9 दिन आपने जो भी टाइम स्पेंड किया होगा वो तो बर्बाद हो गया। तो क्यों ना हम कुछ एडिशनल टाइम दे करके उसको पक्का कर लें। तो वो पक्का करने का टेक्निक मैंने आपको बताया कि वो क्यों जरूरी है। ओके, 8th, मिस्टेक्स अवॉइड कैसे करें मैम? जो मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम में, जैसे कि मैंने घर पे भी वो मिस्टेक की थी और एग्जाम में भी सेम वही मिस्टेक में करके आया है ना। तो मैम ये मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करें? या फिर हो सकता है कि मैम मैंने टेस्ट सीरीज दी थी और बहुत सारे मिस्टेक्स हो गए, वो चीज मुझे आती थी, मैम क्या करें कि वो मिस्टेक ऐसी दोबारा ना हो मुझसे? तो हो सकता है कि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आया और उसमें जो मिस्टेक की, जरूरी नहीं कि वो गेट एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ही, जरूरी नहीं कि सेम एज इट इज क्वेश्चन वही आएगा और वही सेम मिस्टेक आप करोगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर इसकी पूरी गारंटी है कि अगर आप एक टेक्निक अपने अंदर बिल्डअप कर लेते हो जिसमें कि जो भी आप मिस्टेक करोगे पूरे दिन में उसको एक शॉर्ट बुक में नोट डाउन कर लेते हो, तो आई एम फुल्ली गारंटीड
कि आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज में काफी अंडरस्टैंडिंग आएगी। देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स जिसको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में नहीं आता, कंसेप्ट आता है वो, पर क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में नहीं आता, इसलिए वो कुछ और समझ के कुछ और ही आंसर कर देते हैं। तो उसके लिए मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए आपको क्वेश्चंस को रीड करना है एटलीस्ट 2 टाइम्स, कम से कम मैं बोल रही हूँ उससे अगर 2 बार में ही क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो, पर किसी भी आंसर को टिक करने से पहले उसको पढ़ना जरूरी है क्वेश्चन को, क्योंकि इससे मिस्टेक्स अवॉइड हो सकती हैं आपकी। दूसरा पॉइंट, लाइक क्वेश्चन में अगर एआरपी दे रखा है तो एआरपी का पूरा कंसेप्ट अपने माइंड में याद रखना है, क्योंकि उसके कंसेप्ट से ही क्वेश्चन आया होगा घुमा फिरा के, है ना। तो मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए जो वर्ड है उसको कैप्चर करो, उस क्वेश्चन में जो वर्ड है उसको कैप्चर करो और उसके बारे में समझो, याद करो कि आपने क्या क्या पढ़ाई की थी और उस बेसिस पे आंसर करो। कुछ भी सोच समझ के आंसर करना है, ऐसे ही आंसर नहीं करना। तीसरी बात, शॉर्ट बुक अपना मेंटेन कीजिए, डेली जो भी मिस्टेक कर रहे हो उस बुक में लिखिए, उसको भी रिवाइज कीजिए अपने इस रिवीजन शेड्यूल में। 9th जो इशू होता है, विच कोचिंग इज गुड। मैम हम कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है। जब भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं डाउट्स आ रहे हैं और डाउट को क्लियर करने वाला कोई भी नहीं है। कॉलेज जाते हैं तो फैकल्टी मना कर देता है, सीनियर भी मना कर देता है क्योंकि उसको आता ही नहीं है। तो फिर मैम क्या करें, कौन सी कोचिंग अच्छी रहेगी और सस्ती भी रहेगी और क्वालिटी भी रहेगा। बाहर जा रहे हैं मेड इज इंस्टीट्यूट में तो वहां पे तो 90,000 80,000 कुछ इस तरीके से पे करना पड़ता है और आने जाने का खर्चा अलग, और कोविड का जो है इशू वो भी बना हुआ है, तो बाहर जाकर के पढ़ना सेफ भी नहीं है हमारे लिए। तो क्या करें, अनअकैडमी में हम ज्वाइन करना तो चाहते हैं बट वो भी लग रहा है कि हाँ सही होगा कि नहीं होगा। तो अनअकैडमी जो ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि मैम अनअकैडमी अच्छा है कि एस अकेडमी अच्छा है कि मेड इजी अच्छा है या फिर गेट अकेडमी अच्छा है, द गेट अकेडमी अच्छा है, ग्रेड अप अच्छा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट, गेट फ्लिक्स है, ठीक है, गेट जील है, अप्लाइड कोर्स है। देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स जो गेट एग्जाम की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आपके लिए कौन सा कोचिंग अच्छा है, ये आपको खुद ही आंसर करना होगा कि आपके लिए कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है। क्योंकि मैं अनअकैडमी से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे लगता है कि अनअकैडमी इज बेस्ट। अनअकैडमी इज बेस्ट, अगर स्टूडेंट के पर्पज से देखें तो अनअकैडमी बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, बाकी प्लेटफॉर्म में मैंने क्या ऐसा देखा कि मुझे लगा कि हाँ शायद से वो आपके लिए यूजफुल ना हो पाए। मैं बुराई नहीं करी किसी प्लेटफॉर्म की, बट मैं बस ये बता रही हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ी हुई उसमें मुझे क्या अलग दिखा अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर प्लेटफॉर्म। मुझे पहली बात अनअकैडमी में ये दिखी कि जो मेंटोर्स आप मेड इजी एस अकेडमी में जाकर के ढूंढ रहे हो वो क्वालिटी एजुकेटर्स अनअकैडमी पे अवेलेबल है। दूसरी बात, जब वो अवेलेबल नहीं भी थे तो इससे भी पहले प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा था और उसका गेट रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता था। एडुकेटर्स जो हैं वो कभी भी स्टूडेंट को हेल्प करने से पीछे नहीं हटते हैं। तीसरी बात, सारी चीजें लाइव क्लास में आपको मिलती हैं। चौथी बात कि ये एक क्लासरूम स्ट्रक्चर लेके चलता है, आपको लगेगा ये नहीं कि आप मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आपको लगेगा कि एक क्लासरूम प्रोग्राम है जिसमें कि ऑफलाइन क्लास चल रही है और कोई भी बच्चा कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और मतलब ये बहुत ही इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, ये नहीं कि बहुत बोरिंग क्लास हो रहा है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर नॉलेज गेन भी होता है, पर मैम ये तो सारी जगह होता है, एजुकेटर्स तो हर जगह स्टूडेंट को हेल्प करते हैं, अदर प्लेटफॉर्म पे भी तो लाइव क्लास हो रही है, वहां पे भी क्लासरूम जैसी फीलिंग होती है, वहां पे भी तो नॉलेजेस हमें मिलते हैं, तो फिर अनअकैडमी क्यों अच्छा है? बिल्कुल सही, क्योंकि अनअकैडमी में आपको जो चीजें मिलती हैं वो बहुत ही कम कॉस्ट में मिलती हैं।
बहुत ही कम कॉस्ट में मिलती है। क्यों कम कॉस्ट में क्यों मिलती है? क्योंकि अनअकैडमी का विजन ही था शुरू से कि हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, बट बहुत ही कम कॉस्ट में प्रोवाइड करनी है, कम से कम कॉस्ट में प्रोवाइड करनी है। आई होप यू नो अबाउट द अनअकैडमी फाउंडर्स गौरव मुंजाल एंड रोमन साइनी सर एंड हिमेश सर। तीनों का विजन बहुत ही क्लियर था अनअकैडमी को स्टार्ट करने से पहले कि हमें एजुकेशन को प्रोवाइड करना है जितना कम कॉस्ट में, इवन फ्री में। ये प्लेटफॉर्म 3 से 4 साल तक चला। इसमें पेड जो है वो हाल ही में स्टार्ट हुआ स्टूडेंट की डिमांड पे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिले, और डेफिनेटली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को बनाने में एजुकेटर का एफर्ट लगता है। सारे एजुकेटर्स जितने भी पढ़ा रहे हो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है इस प्लेटफॉर्म पे, तो डेफिनेटली उनके जो फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं वो कुछ कॉस्ट में रखा गया है ताकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। ये जितने भी एजुकेटर्स हैं वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली अनअकैडमी पे ही जुड़े हुए हैं अपने घर को चलाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कॉस्ट तो रहेगा ही, और वो कुछ ना कुछ कॉस्ट कुछ भी नहीं है इफ यू कंपेयर इट विद अदर प्लेटफॉर्म्स, राइट। यहाँ पर आपको सिर्फ 1 या 2 एजुकेटर थोप नहीं दिया जाता है। पहला जो मुझे ये बताया गया वो है कम कॉस्ट। दूसरा जो है वो ये है कि देयर आर सो मेनी एजुकेटर्स, मल्टीपल एजुकेटर्स। अगर आपको किसी एक एजुकेटर का समझ नहीं आता है, टॉक पढ़ा रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहे हैं, तो बहुत सारे अदर एजुकेटर जो टॉक पढ़ा रहे हैं। पर ऑफलाइन में या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में अगर आप जाओगे आपको थोप दिया जाएगा कि यार तुम इसी से थ्योरी ऑफ कंपटीशन पढ़ो ना, हमारे पास कोई दूसरा फैकल्टी नहीं है। अनअकैडमी में मल्टीपल एजुकेटर्स आते हैं और वो स्टूडेंट के हिसाब से चेंज भी होते हैं। अगर स्टूडेंट को नहीं पसंद वो एजुकेटर तो वो एजुकेटर चेंज हो जाता है और स्टूडेंट के हिसाब से चीजें होती हैं। तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी जो स्टूडेंट ओरिएंटेड है, स्टूडेंट ओरिएंटेड है, मनी ओरिएंटेड नहीं है। ये सबसे खास बात है अनअकैडमी के बारे में। 10th पॉइंट जो है वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैम गेट एग्जाम इज वर्थ इफ आई लीव माई जॉब। क्या मेरा करियर सेव रहेगा? अब देखिए ये तो वैसी वाली बात हो गई कि अगर मैं जॉब छोड़ देता हूं तो गेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करता हूं तो क्या मेरा प्रिपरेशन से हो जाएगा गेट एग्जाम? क्यों नहीं होगा? आप खुद की सोल्यूशन में ही प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो। आपने ये सोल्यूशन क्यों निकाला अपने लिए कि मैं अपना जॉब छोड़ करके गेट एग्जाम की पूरी तैयारी करूंगा और अच्छा रैंक ला करके अच्छी जॉब को लूंगा जो मेरे लेवल का है, जो मेरे नॉलेज, मेरे डिग्री के हिसाब से होना चाहिए। बीटेक करने के बाद 10,000 पर मंथ कमाना या 15,000 पर मंथ कमाना इज नॉट अ लेवल ऑफ बीटेक स्टूडेंट। इट्स नॉट अ लेवल। इवन आजकल तो 10th एंड 12th पास को भी 10,000 पर मंथ मिल जाता है। यू हैव डन बीटेक, सो व्हाई यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स दैट इज नॉट वर्थ टू यू? क्यों ऐसी जॉब करना है जब 15-20 हजार 10 हजार ऐसा मिल रहा है आपको? इज इट वर्थ? आपने कॉलेजेस में कितने लाखों रुपए वेस्ट किए होंगे क्या ये दिन दिखाने के लिए अपने माँ बाप को कि मैं बीटेक करने के बाद इतने ही पैसे कमाऊंगा पर मंथ? इफ यू हैव अ ज़ील, मैं ये नहीं कह रही उस स्टूडेंट को, तो मैं बिल्कुल ही नहीं कह रही जिसको गेट एग्जाम में इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं उस स्टूडेंट को कह रही हूँ जिसको गेट एग्जाम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है पर वो अपनी जॉब के कारण उसको पढ़ाई नहीं कर पा रहा है और उसकी जॉब 10,000 और 20,000 पर मंथ है। तो मैं नहीं कहूंगी आपको कि वो जॉब को आपको रखना चाहिए, पालना चाहिए। नो, उस जॉब को छोड़ दीजिए। इफ यू हैव अ ज़ील फॉर गेट एग्जाम, आप पूरा 1 साल पूरी मेहनत फुल टाइम फ्री में जॉब करने वाले हो गेट एग्जाम के लिए 1 साल तक, तो डेफिनेटली लीव दैट जॉब, डेफिनेटली लीव दैट जॉब। गेट एग्जाम इज डेफिनेटली वर्थ इट। सो ये टोटल 10 प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस की हैं, जिसमें कि पहला प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी, जिसको हैंडल कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। दूसरा है कॉन्फिडेंस। तीसरा है एग्जाम का फियर, सेल्फ स्टडी करना है चाहिए कि नहीं, सिलेबस, ठीक है, गेट एग्जाम मतलब कि होगा या नहीं होगा, फिर प्रैक्टिस कहाँ से करना है, रिवीजन, मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे करना है, और कौन सी कोचिंग अच्छी है, और क्या अगर आप जॉब छोड़ देते हैं तो गेट एग्जाम वर्थ है कि नहीं। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।